वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा पर स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था योगी ऑफ साइंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने पहले क्या पढ़ा कि साइंस क्या होता है, इसका हमने मीनिंग ऑफ साइंस पढ़ा और उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस किया। लेकिन आज जो है, आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि जो साइंस का नेचर होता है और जो उसका स्कोप होता है। तो हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा किसके ऊपर है, नेचर के ऊपर है साइंस के, और किसके ऊपर है, साइंस का जो स्कोप होता है उसके ऊपर है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास इसी के ऊपर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखते हैं यहाँ पे विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र। तो विज्ञान की जो प्रकृति है कि उसका नेचर किस तरीके का है और इसका जो स्कोप है, जो इसका क्षेत्र है वो व्यापक है या फिर व्यापक स्तर पर है, या फिर मतलब उसके क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी भी समस्या का एक सर्वमान्य हल उपलब्ध कराता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो किसी भी समस्या का, तो पता है कि जैसे साइंस जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। साइंस जो आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साइंस जो है वो एक ऐसा विषय है जो किसी भी समस्या का, मतलब कैसी भी कोई समस्या है तो उसका एक सर्वमान्य अगर हल देखेंगे, कोई समस्या है तो उसका हल जो है वो क्या होगा, वो कौन उपलब्ध कराता है, तो वो कौन उपलब्ध कराता है, तो इसका आंसर है कि वो साइंस उपलब्ध कराता है। ठीक है, विज्ञान। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी भी समस्या का एक सर्वमान्य हल उपलब्ध कराता है और इस हल के प्रति लोगों के विचारों में सर्वत्र जो है मतलब हमेशा समानता पाई जाती है। तो जो इसके हल हैं, जो समस्या है उसको हल करने के प्रति लोगों के जो विचार हैं उसमें जो साइंस के जो साइंस है, ठीक है, तो साइंस किसी समस्या का जो सर्वमान्य हल उपलब्ध कराता है और जो इस हल के प्रति जो लोगों का विचार है वो सबके लिए आपको सब में क्या देखने को मिलेगी, वहाँ समानता पाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा है इस भ्रम के लिए कोई स्थान, इसमें जो है वो भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं होता। साइंस में साइंस का जो नेचर है उसमें क्या है कि विश्वास कर सकते हैं इसके ऊपर। साइंस जो है, साइंस के लिए, साइंस में भ्रम के लिए, भ्रम जो है उसके लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अब हम यहाँ देखेंगे जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो लो विज़न वाले बच्चे होते हैं या फिर जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो साइंस की आवश्यकता और उसके महत्व को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए विज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व जो है वो मानव जीवन को किसी भी एक दूसरे का उद्घट ने इतना अधिक प्रभावित नहीं किया है। तो मतलब जो दृष्टिबाधित लोग हैं, आप परिचित होंगे। ठीक है, तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए विज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व जो है वो मानव जीवन को किसी भी दूसरे उद्घट ने इतना प्रभावित नहीं किया। मतलब जो दृष्टिबाधित लोगों का जो मानव जो जीवन है वो किसी और जो है, किसी और जो घटक होते हैं तो उन्होंने इतना उनको प्रभावित नहीं किया जितना किसने किया है, जितना जो है विज्ञान ने किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है कि विज्ञान ने मानव जीवन के जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके मानव जीवन को इतना प्रभावित किया है, इतना प्रभावित किया है जितना और किसी घटक ने नहीं किया है। तो किसने किया है, जितना विज्ञान ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि विज्ञान मानव की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर उसके हर क्षेत्र में विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो विज्ञान ने क्या किया है, विज्ञान ने जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं में खाना और खाना, कपड़े, खाना, कपड़ा और शिक्षा, ये सब क्या है, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इसमें आपने देखा कि जो साइंस है, साइंस ने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके उसे लेकर उसके हर क्षेत्र में विज्ञान ने, साइंस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे याद रखने योग्य है कि विज्ञान जो है वो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर उसके हर क्षेत्र ने विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति में विज्ञान जो है वो शिक्षा की आवश्यकता का प्रश्न, मूलतः अपने वातावरण को समझने की आवश्यकता का प्रश्न है।
स्थिति में विज्ञान जो है वो शिक्षा की आवश्यकता का प्रश्न तो है ही, मूलतः अपने वातावरण को समझने में की आवश्यकता जो होती है उसका भी प्रश्न है। तो इसमें शिक्षा का जो शिक्षा के लिए जो उसने विज्ञान ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और विज्ञान के द्वारा जो वातावरण है उसको समझने में भी किसकी नीड की ज़रूरत हुई, तो विज्ञान के द्वारा ही हम वातावरण को भी समझने में सफल हुए। ठीक है, तो यदि आज के जीवन को ठीक से समझने परखने की शिक्षा छात्रों को देनी है तथा उसमें आज के संघर्षशील समाज में चुनौतियों के बीच राह निकालने की सूझ बड़ा विकसित करना है, तो विज्ञान जो है वो शिक्षा अपरिहार्य है। ठीक है, जो है एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसे समाज में रहकर संघर्ष एवं चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसको जो चुनौतियां हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, ठीक है, तो उसको उसकी राह निकालने के लिए, मतलब उस समस्याओं को और उसकी चुनौतियों का हल निकालने के लिए तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो विज्ञान शिक्षा की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, के लिए उसको सुलझाने के लिए जो बीच की राह निकाली जाती है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए विज्ञान की शिक्षा जो है वो बहुत ही अपरिहार्य है। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि आज के वैज्ञानिक युग के दौर में अपने आपको असफलताओं में की भीड़ में होने से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। तो मतलब आज का जो आपने दौर देखा है, आज का जो युग है वो कैसा युग है, वैज्ञानिक युग है। तो वैज्ञानिक युग असफलताओं की भीड़ में बचाने के लिए साइंस जो है वो अत्यंत आवश्यक हो गई है। ठीक है, तो मतलब साइंस जो है वो वैज्ञानिक युग में अपनी असफलताओं की भीड़ से, कि मतलब उनको सक्सेसफुल होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो साइंस की नीड होती है। ठीक है, तो विज्ञान के तथ्यों एवं प्रकृति के अनुसार इसका जो उद्भव है कुछ शताब्दियों पूर्व ही माना जाता है। तो मतलब अगर हमने देखा कि विज्ञान के जितने भी तथ्य हैं और उसकी जितनी भी प्रकृति है उसके अनुसार हमें ये पाया गया कि जो विज्ञान का उद्भव है, मतलब इसका जो विकास है वो कब हुआ, वो कुछ शताब्दियों वर्ष पहले ही माना जाता है। तो मतलब विज्ञान एक स्वतंत्रता पूर्वक अनुशासन के रूप में विकसित हो गया है। मतलब आज के टाइम पे विज्ञान जो है एक स्वतंत्रपूर्ण एक अनुशासन के रूप में विकसित हुआ है, और राष्ट्र की प्रगति में और प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए विज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसमें, राष्ट्र की प्रगति के लिए और टेक्नोलॉजी का जितना भी महत्व को देखते हुए कौन अच्छी भूमिका निभा रहा है, तो विज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहा है। ठीक है, तो शिक्षा 64 से लेकर शिक्षा आयोग 1964 से 1966 है, इस दौरान जो है ये आयोग चला। इसने सभी विद्यालय में विज्ञान की 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की है। तो किसने की है, जो शिक्षा आयोग है। ठीक है, तो जो शिक्षा आयोग है जो कि कब शुरुआत हुई इसकी, 1964 से लेकर 1966 ईस्वी ने सभी विद्यालय में इन्होंने, इस आयोग ने क्या एक वो रखा, इसने रखा कि मतलब सभी विद्यालय में जो साइंस की बुक है वो 10th क्लास तक सभी कक्षा में अनिवार्य, मतलब कंपलसरी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आधुनिक विज्ञान के इस युग में यदि दृष्टिहीनों के अर्थपूर्ण सामाजिक एकीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उन्हें अन्य बालकों की तरह विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में बताया जाना चाहिए। तो अगर हमें ये देखना है कि जो दृष्टिहीन बालक हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षा मतलब पीछे ना रहें, पिछड़े ना रहें, तो क्या करना चाहिए, वो सामाजिकरण, जो सामाजिक एकीकरण है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य बालकों की तरह दृष्टिहीन जो बालक होते हैं उनको भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, जो स्पेंसर है उसने क्या बोला, उसके अनुसार क्या है। ठीक है, तो किसी भी स्रोत से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा वैज्ञानिक ज्ञान ने हमारे जीवन शैली को निर्देशित करने में कहीं अधिक उपयोगी भूमिका निभाई है। तो इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी स्रोत से प्राप्त ज्ञान, मतलब और कोई भी स्रोत हो उससे जो प्राप्त ज्ञान है उसकी अपेक्षा, उसके कंपैरिजन में जो वैज्ञानिक ज्ञान है, जो कि साइंटिफिक जो नॉलेज होती है, उसने हमारी
जीवन शैली में कहीं अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि जो मतलब किसी भी स्रोत से प्राप्त ज्ञान है और जो वैज्ञानिक ज्ञान है, तो दोनों में जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसने कहीं अधिक मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी भूमिका किसने निभाई है? वैज्ञानिक ज्ञान ने बहुत अधिक उपयोगी भूमिका निभाई है। तो आगे देखते हैं कि बिजली के घरेलू सामान, यातायात के साधन, बिजली के घरेलू सामान जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि आपने बिजली के घरेलू सामान में पंखा है, टीवी है, और आप किचन में देखेंगे तो आपकी मिक्सी भी यूज़ होती है, लाइट है और उसमें फ़ैन है, टीवी है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे घरेलू सामान है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, और क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन है। तो ये सब क्या है? तो बिजली के जितने भी घरेलू सामान हैं और यातायात के साधन हैं। यातायात के साधन में क्या आता है? जैसे कि बस है, ट्रेन है, और गाड़ी है, ठीक है, कार है, तो ट्रैक्टर है। तो ये सब चीज़ें, ये कंप्यूटर हो गई, और क्या है? ये मनोरंजन तथा संप्रेषण के विभिन्न साधन जितने हैं, जैसे कि जो मनोरंजन और संप्रेषण के विभिन्न साधन कौन कौन से होंगे? तो टेलीविज़न है, रेडियो हो गया और टेलीफोन है। ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की देन है। ठीक है, जिससे हमारे दैनिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब ये नहीं थे, जैसे टेलीविज़न नहीं था, रेडियो नहीं था, टेलीफोन नहीं था, उस टाइम पे लोगों को अत्यधिक खर्चे भी करने पड़ते थे, लेकिन और अपने टाइम भी उनका बहुत वेस्ट होता था। अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए लोगों को कई कई दिन लग जाते थे। अब लेकिन जब से ये जितने भी विज्ञान की जो देन है, उन्होंने जो कम्युनिकेशन करने की जितने साधन हैं, एंटरटेनमेंट करने के जितने साधन हैं, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, टेलीफोन है, वीडियो गेम है, तो ये सभी किसकी देन है? विज्ञान की देन है। और इसने क्या किया? इसने हमारे दैनिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। मतलब उन्होंने जो परिवर्तन है वो बहुत अत्यधिक जो है वो बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हमारे जीवन के देखते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोगी विज्ञानों के इन महत्वपूर्ण आविष्कारों के प्रारंभिक जानकारी के बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा जो है वो कैसी मानी जाती है? किसी भी व्यक्ति की शिक्षा अधूरी मानी जाती है। ठीक है, तो कैसी मानी जाती है? अधूरी मानी जाती है। तो इसमें लिखा है कि दैनिक जीवन में उपयोगी जितने भी विज्ञान द्वारा जितने भी आविष्कार किए गए हैं, तो उनकी जो प्रारंभिक जानकारी के बिना कोई व्यक्ति है उसको ये जानकारी नहीं है कि दैनिक जीवन में जितने भी जो घरेलू बिजली जो यंत्र है, जितनी भी विज्ञान की देन है, उसके बारे में अगर किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है तो ये क्या माना जाएगा? तो ये व्यक्ति जो है, व्यक्ति की शिक्षा को अधूरा समझा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। अगर विज्ञान के अर्थ के बारे में हम यहाँ समझेंगे कि हमें अपनी सामर्थ्य मानसिक योग्यता को पूर्ण विकसित के सुअवसर प्रदान करना। तो मतलब जितनी भी हमारी मानसिक योग्यता है, जितनी भी हमारी मेंटल एबिलिटी है, उसको पूर्ण विकसित करने के मतलब जो उसका पूरी तरीके से जो उसका डेवलपमेंट करने के जो सुअवसर प्रदान करता है, वो कौन करता है? वो विज्ञान द्वारा ही प्रदान कराए जाते हैं। तो विज्ञान द्वारा क्या होता है? विज्ञान से हमारी जो स्मरण शक्ति है, जो हमारी याद करने की, जो रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है, वो उसमें चेंज आता है। जो कल्पनाशीलता है, जो हमारी इमेजिनेशन है, तो उसमें चेंज देखने को मिलेगा। अन्वेषण है, जो कि मतलब खोज है, मतलब किसी भी समस्या का समाधान सोचना, ये सब करना। तो ये क्या है? निरीक्षण क्षमता, एकाग्रता और चिंतनशीलता, तर्कशीलता, मतलब लॉजिक जो है, लॉजिक लगाना, और ये सब नियमित विचार क्षमता आदि सभी मानसिक गुणों जो है वो किसका है? विज्ञान अध्ययन द्वारा विकसित किया जाता है। तो उसके द्वारा क्या क्या जो है गुण है वो विकसित किए जाते हैं विज्ञान द्वारा जो है वो हमें अपनी मानसिक योग्यता की पूर्ण विकसित करने के अवसर देते हैं। एक तो जो मेंटल एबिलिटी है उसको पूरी तरीके से डेवलपमेंट करने के अवसर कौन देता है? साइंस देता है। और जितनी भी स्मरण शक्ति है, कल्पना शक्ति है, और अन्वेषण है, निरीक्षण क्षमता है, एकाग्रता है, और
जो अटेंशन है और जो थिंकिंग है और लॉजिक जो है, लॉजिकली जो थिंकिंग जो करने की जो क्षमता है वो किसके द्वारा विकसित होती है? विज्ञान द्वारा ही ये विकसित होती है। ठीक है, तो विज्ञान द्वारा ही इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसके अध्ययन से स्पष्ट तर्कों और भलीभांति रूप से सोचने की क्षमता उत्पन्न होती है। इससे क्या क्या होता है? इसके अध्ययन से तर्क और भलीभांति रूप से, मतलब एक तो तर्क वितर्क, मतलब जो लॉजिक है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकली रूप से सोचने की क्षमता भी इसी से उत्पन्न होती है। तो आगे देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण जो है वो भौतिक विकास के साथ साथ छात्रों के व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी है उसमें भी अत्यंत सहायक होता है। ठीक है, तो फिजिकली डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है, ये स्टूडेंट जो होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है तो उसमें भी डेवलपमेंट करने में कौन सहायक होता है? विज्ञान सहायक होता है। तो विज्ञान की शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति की क्या करता है? व्यक्ति को रचनात्मक, एक तो क्रिएटिविटी बनाता है और कैसा बनाता है? अनुशासित जीवन के लिए प्रेरित करता है। तो विज्ञान क्या करता है? विज्ञान जो है वो व्यक्ति की रचनात्मक, मतलब क्रिएटिव और जो अनुशासित जीवन है उसको जीने के लिए प्रेरित विज्ञान करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि विज्ञान के छात्र का प्रत्येक निर्णय उसकी विवेक और तर्क क्षमता पर आधारित होता है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि विज्ञान द्वारा क्या होता है? छात्र की जो तर्क क्षमता होती है, विवेक होता है, तो वो विकसित होता है। तो इसीलिए जो छात्र होते हैं वो जो प्रत्येक निर्णय लेते हैं वो किससे लेते हैं? वो उसकी विवेक और तर्क क्षमता पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो विज्ञान एक ऐसा विषय है, विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें एकाग्रता, अटेंशन और कठिन परीक्षण, मतलब हार्ड वर्क करना और जो है टाइम तथा स्वच्छ कार्य जैसी अच्छी आदतें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, उनका विकास होता है। तो विज्ञान का अध्ययन किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विधि से हल करने के में सहायक हो सकती है। विज्ञान का अगर अध्ययन है तो कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या होती है, उसको वैज्ञानिक विधि से हल करने में कौन हेल्पफुल होता है? वो साइंस द्वारा ही वो इजी वे में उसको सॉल्व करने में आसानी होती है। आगे देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि द्वारा किसी भी समस्या का समाधान जो है वो कैसे तरीके से किया जाता है? वो क्रमबद्ध तरीके से किया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कौन से तरीके से किया जा सकता है? क्रमबद्ध तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं जिसे विज्ञान शिक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर जिसके अंदर होते हैं तो वो नागरिक क्या होता है? समाज की प्रगति को उत्प्रेरित कर सकता है। जिसका दृष्टिकोण ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो समाज की प्रगति को, मतलब समाज की प्रगति को उत्प्रेरित करने में सफल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि विद्यार्थियों में इसके गुण देखते हैं। विज्ञान के क्या गुण हैं? विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा निम्नलिखित गुणों को विकसित किया जाता है। तो कौन कौन से गुण हैं? तो जैसे कि अन्वेषण, अनुवर्ती हो गया, कारण तथा प्रभाव के संबंध पर विश्वास, तथ्यों के सिद्धांत पर विश्वास, खुला मस्तिष्क हो जाता है, सत्य के प्रति प्रेम है और समस्याओं का वैज्ञानिक विधि द्वारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब गुण हैं। इससे अन्वेषण जो है वो खोज प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। वो किसी भी समस्या को खोजने के लिए तत्पर रहते हैं। उनका दिमाग जो है वो खुला मस्तिष्क हो जाता है और सत्य के प्रति प्रेम होता है और समस्याओं का कैसे सॉल्यूशन करते हैं? वो वैज्ञानिक विधि द्वारा सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि विज्ञान का क्षेत्र कैसा है। कि विज्ञान जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति व विश्व के संगठन का मूल आधार है। तो क्या है विज्ञान? विज्ञान जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी एक तो शक्ति होती है और क्या है? ये विश्व के संगठन का आधार भी विज्ञान होता है। ठीक है, तो असीमित शक्ति का पता चमत्कारपूर्ण आविष्कारों से लगता है। इसके चमत्कारी जो आविष्कार हैं उन्हें मानव की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल दिया है। ठीक है, तो
साइंस ने क्या किया है, चमत्कारी आविष्कार किए हैं, ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिससे मानव की जो बड़ी से बड़ी समस्या होती है उसका समाधान निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उसकी वरदायिनी शक्ति ने मानव को सुख समृद्धि प्रदान की है। तो क्या किया है, तो इससे क्या हुआ है, सॉल्यूशन, बड़ी से बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन विज्ञान द्वारा निकाला गया। जो उनके द्वारा जो चमत्कारी आविष्कार किए गए हैं उसके द्वारा इनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है और मानव को सुख समृद्धि प्रदान की है। ठीक है, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से, विज्ञान के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, संचार के क्षेत्र हैं, यातायात के क्षेत्र हैं, चिकित्सा के क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र हैं, कृषि के क्षेत्र है, मनोरंजन के क्षेत्र हैं, और कौन कौन से क्षेत्र हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान का क्षेत्र है, उद्योग का क्षेत्र है, परमाणु का क्षेत्र है, और अगला है भवन निर्माण एवं वास्तुकला के क्षेत्र है, और अन्य क्षेत्र भी इसके अतिरिक्त सारे विज्ञान भी हैं, जैसे कि बिजली है, प्रकाश है, वायु गति। हर देश का उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान विद्युत पर ही आश्रित है। तो विद्युत में कि जैसे परमाणु है वो भी साइंस की देन है, बिजली, घर, कृत्रिम अंग और कृत्रिम वायु, आर्टिफिशियल जो भी हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं, आर्टिफिशियल जितने भी आपने रत्न देखे होंगे, हीरे डायमंड देखे होंगे, और वो और आर्टिफिशियल आपने एयर भी देखी होगी, आर्टिफिशियल लाइट है, आर्टिफिशियल जो है वो भविष्य में कृत्रिम मनुष्य के चमत्कार होंगे। ठीक है, तो आज हमने अपनी क्लास में क्या पढ़ा कि साइंस का कैसा नेचर है, उसकी प्रकृति क्या क्या है, और हमने यहाँ पे जो है वो साइंस के जितने भी क्षेत्र हैं हमने निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।